दोस्तों नमस्कार। इस देश के रईसों के नेटवर्थ में आप कितने जीरो लगाते चले जाइए, उन जीरो में कभी कमी आएगी नहीं। वो लगातार बढ़ती चली जाएगी, चाहे इस देश की इकोनॉमी डामाडोल हो या इस देश के भीतर में जीडीपी ग्रोथ रुका हुआ हो, चाहे इस देश के भीतर में आर्थिक तौर पर की परिस्थितियां इस देश के लोगों के अनुकूल हो नहीं। और कहा जाता है कि जिस देश की इकोनॉमी पटरी से उतरी वह देश डूब जाएगा। तो क्या वाकई भारत के भीतर जब 17 जांच एजेंसियां मौजूद हैं जो कि किसी को भी आर्थिक अपराध करने नहीं देगी, उसका काम ही आर्थिक अपराध को रोकना है, बावजूद इसके अगर इस देश के भीतर में यह सवाल बड़ा होते चला जाए कि जिनके हाथों में जांच करने की ताकत है, उस ताकत का इशारा इस देश की राजनीतिक सत्ता से जुड़ा हुआ है, और जिसके पास यह ताकत होगी उसकी नियुक्ति भी अगर सत्ता कर रही है, तो फिर इस देश की इकोनॉमी सत्ता के हिसाब से चलेगी। और अगर सत्ता कभी डूबने लग जाए तो फिर इस देश की इकोनॉमी भी डूब जाएगी। यानी इस दौर में अगर आपके जहन में दो तीन सवाल ऐसे बड़े हैं कि आखिर कॉरपोरेट की कर्ज माफी क्यों हो जाती है, अगर यह सवाल है कि इस देश में जनता का पैसा, चाहे वो एलआईसी में लगा हो चाहे बैंकों में लगा हो, वह शेयर बाजार में उन कॉरपोरेट हाउसेस के ऊपर क्यों लगा दिया जाता है जो कि एक तरफ कर्ज भी लिए हुए हैं और दूसरी तरफ कर्ज लौटाते भी नहीं है, और तीसरी तरफ उन्हीं संस्थानों के ऊपर आरोप लगते हैं कि वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और खास तौर से शेयर बाजार में गड़बड़ियां करते हैं। लेकिन सवाल पहली बार उसके आगे का है। सवाल तो यह है कि अगर इस देश के भीतर में चाहे वह सीबीआई हो, चाहे वह ईडी हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो डीआरआई हो, या इस कतार में लगभग 17 एजेंसियां जो काम करती हैं किसी को भी आर्थिक अपराध रोकने को लेकर, और अगर वो ऐसे मौके पर सक्रिय नहीं होती है जहां पर सत्ता का इशारा ना मिले, तो इसके एक अर्थ तो बहुत साफ है कि राजनीतिक सत्ता ने इस देश की इकोनॉमी को अपनी राजनीतिक सत्ता के अनुकूल इस तरीके से कर लिया है, जिस दिन उसे लगने लगेगा कि वह चुनाव हार जाएगी, उस दिन इस देश की इकोनॉमी डूब जाएगी। आज यह सवाल क्यों किया जा रहा है? आज यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि अब शेयर बाजार को देखरेख करने वाले सेबी की चेयरमैन पर भी आरोप लग गया कि उन्होंने पैसा उस जगह पर लगाया जिस जगह पर जिस पर आरोप है उसका पैसा लगा हुआ है। हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट ने बतलाया था कि किस तरीके से अडानी कांड इस देश में हुआ और 12,41,000 करोड़ रुपए एक झटके में शेयर बाजार में डूब गए। बड़ी तादाद में निवेशकों का पैसा डूब गया। लेकिन दूसरी रिपोर्ट ने बतलाया कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जो पूरे पावर दे दिए थे कि सेबी एक नियामक संस्था है और भारत में नियामक संस्था के आश्रय ही काम होता है, तो ऐसे में हम जांच भी कराएंगे तो सेबी के जरिए कराएंगे। यानी अडानी कांड जो हुआ उसकी जांच सेबी करेगी। और अब रिपोर्ट ने बतलाया, जो हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट आई उसने यह बताया कि दरअसल सेबी की चेयरमैन का पैसा भी उन कंपनियों में लगा है जहां पर अडानी ग्रुप का पैसा लगा हुआ है, तो फिर वो कार्रवाई कैसे करेगी? यहां पर 3 सवाल सबसे बड़े हैं। जब सेबी के चेयरमैन के तौर पर जिस माधवी बुच को बनाया गया, तो क्या उनके क्रेडेंशियल उस वक्त नहीं देखे गए, या क्रेडेंशियल देख के ही उनकी नियुक्ति हुई? क्योंकि पहली बार एक प्राइवेट सेक्टर या किसी कॉरपोरेट के साथ जुड़ी हुई महिला को सेबी का चेयरमैन बना दिया गया। यानी अब उन्हें देखना था पूरे शेयर बाजार में कैसे चीजें चल रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी नियामक संस्था है सेबी तो उस पर भरोसा कर लिया। और जो कमेटी बनाई उस कमेटी ने भी जांच के बाद जो रिपोर्ट दी, वह रिपोर्ट भी ऐसी नहीं निकल कर आई जिसमें कोई यह सवाल खड़ा करे कि आखिर नियामक संस्था चलाने वाले ही अगर अपराध में शामिल होंगे तो अपराध रुकेगा कैसे? तो क्या इस दौर में जो जांच एजेंसियां देश के भीतर काम कर रही है उन्होंने भी कोई पहल नहीं की? यानी एक अदद एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई?
और इस देश के लाखों करोड़ों रुपए डूबते चले गए या फिर लाखों करोड़ रुपए डूबने की प्रक्रिया में बनते चले गए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब फैसला देता है कि हम सीबीआई से जांच नहीं कराएंगे, हम कोई एसआईटी नहीं बनाएंगे, यानी अडानी कांड के बाद, तो जैसे ही वो फैसला देता है और अगले दिन जब शेयर बाजार खुलता है तो शेयर बाजार में तकरीबन 11.5% तक शेयर में उछाल अडानी ग्रुप के साथ आ जाता है। और संयोग ऐसा कि उस दिन शेयर बाजार नीचे जा रहा है लेकिन अडानी ग्रुप के शेयर ऊपर जा रहे हैं। क्या इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में इस देश के भीतर जनता का पैसा जो अलग अलग संस्थानों में लगा होता है, वो पैसा सरकार के निर्देश पर ऐसे प्राइवेट सेक्टर को खड़ा करने के लिए उस पैसे को झोंका जाता है? और इस देश के भीतर में क्या सही तस्वीर निकलकर आ नहीं पा रही है कि इन्फ्लेशन कितना ज्यादा है? और क्या वाकई नोट इतने छापे जा चुके हैं कि इन्फ्लेशन पर कोई असर पड़ने से रोका जाए और शेयर बाजार की रफ्तार भी बनी रहे? यानी कल जब शेयर बाजार खुले तो शेयर बाजार डूबे नहीं, और एक झटके में यह पूरी की पूरी जानकारी, पूरी खबर, पूरी रिपोर्ट जो अंतर्राष्ट्रीय मंच से निकल कर आई, उसको फेक करार देने में कोई वक्त नहीं लगे। क्या इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी पहल होती है और खास तौर से अमेरिका भारत को इस रूप में देखता है जहां वो चीन के साथ बैलेंस कर पाए? इसीलिए हजारों करोड़ रुपए महीने दर महीने एफआईआईज लगाते हैं। इन सारे सवालों को लगता है आज एक सिरे से देखने समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि एक तरफ शेयर बाजार है और दूसरी तरफ इस देश के भीतर में एक दिवालिया वाला कानून भी बनाया गया जो आईबीसी और एनसीएलटी के जरिए निकल कर आया। उसमें भी जानकारी निकल कर आई कि जो जो कंपनियां इस देश में दिवालिया होती है या जो व्यक्ति अपने आप को कंपनियों के आसरे दिवालिया घोषित करता है, उसकी एवज में जो पैसा निकाला जाता है वो एवरेज पैसा जो है वो 30% के ऊपर नहीं जा पाता, यानी 70% पैसा घूमते बढ़ते हुए उसी को लाभ दे देता है और वो 70% से ज्यादा की रकम बैंकों से लिया गया पैसा होता है जिसको वो लौटाता नहीं है, खुद को दिवालिया घोषित करता है और इस प्रक्रिया में सरकार बैंकों के कर्ज को रिटर्न ऑफ कर देती है। तो आइए आज एक एक परत को खोले, लेकिन उससे पहले आपको एक सचेत कर दें। पार्लियामेंट के भीतर राहुल गांधी ने जब यह सवाल उठाया था पिछले बरस कि प्रधानमंत्री मोदी का इस देश के कॉरपोरेट किंग अडानी के साथ क्या रिश्ता है, और उन्होंने बाकायदा तस्वीर दिखाई, तो उस पूरे हिस्से को स्पंज कर दिया गया, यानी दबा दिया गया। और आज जिन बातों का जिक्र हम आपसे करने वाले हैं उससे पहले उस आवाज को सुन लीजिए, क्योंकि बार बार लोगों के जहन में यह उम्मीद बनी हुई है कि आखिर इस देश के भीतर में चीजें बदलेंगी। लेकिन सवाल इसको सुनते वक्त यह जहन में जरूर रखिएगा, बदलेगी लेकिन इस पूरे स्कैम को खोलेगा कौन? और अगर खोलेगा तो देश डूबने की स्थिति में आएगा तो कौन कौन कैसे कैसे बचना चाहेगा? और क्या वाकई इतनी ताकत के साथ इस देश में कोई राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है जहां इस देश के पूरे स्कैम को वो खोल डाले? पहले सुन लीजिए कि भैया राहुल जी बताइए, हिमाचल में सेब की बात होती है अडानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अडानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अडानी जी, एयरपोर्ट्स की बात होती है अडानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अडानी जी। तो लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी ये जो अडानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई? ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए? इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई? और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा देश जानना चाहता है, तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, देख लीजिए प्लीज माननीय सदस्य पब्लिक में सर। राहुल गांधी की इस बात को सुनकर कोई भी कह सकता है चलिए कोई सांसद ऐसा तो निकला जिसने इस देश की नब्ज पर अपनी उंगलियों को रखकर इस देश के स्कैम के भीतर के सच की धड़कनों को सुनाने की कोशिश की।
लेकिन सवाल है, कोशिशों से सिर्फ समाधान होगा नहीं। और मौजूदा वक्त में पूरी की पूरी पॉलिटिकल कौम जो है वो कितनी भ्रष्ट हो चली है, या पॉलिटिकल तौर पर उसको जो जरूरत पूंजी की होती है वह भी आखिर में उसी कॉरपोरेट पर जाकर टिक जाती है। क्योंकि इंडिया गठबंधन के भीतर भी अगर आप झांकिएगा तो राज्य दर राज्य आपको हो सकता है अंबानी और अडानी के साथ व्यापारिक समझौतों की एक फहरिस्त भी आपको दिखाई दे, लेकिन आज उसका वक्त नहीं है। आज तो इस दौर में वक्त है कि जो कॉरपोरेट होते हैं, जो रईस पैसे वाले लोग होते हैं, इस देश में उन्होंने कितनी ऐसी कंपनियां थी जो खुद को दिवालिया करके पहुंच गई। 947 फाइनेंशियल कंपनी पहुंची एनसीएलटी के दरवाजे पर, और जो वसूली हुई, कुल वसूली होनी चाहिए थी लगभग 11-12 लाख करोड़ रुपए, लेकिन वसूली हुई 3,36,000 करोड़ रुपए। बाकी पैसा जो था वो बैंक से लिया गया था। तो बैंक से लिए हुए पैसे पर रईसी करना और अपनी कंपनी की जो नेटवर्थ थी उसको दिखाकर, बढ़ाकर और कर्ज को जोड़कर ये पूरी रकम जब सामने आती है, तो कोई भी कंपनी खोलने वाला जब खुद को दिवालिया घोषित करता है तो उसकी रईसी में कोई कमी आती नहीं है। ये सिस्टम के भीतर क्या ईडी को पकड़ना नहीं चाहिए? सीबीआई जो इकोनॉमिक ऑफेंस, उसके तो चार्टर्ड में उसको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं कहना चाहिए? डीआरआई को क्या ऑर्डर नहीं हो जाने चाहिए? ऑर्डर क्या, उनका हुबहू काम है अपने तौर पर करना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और शायद इसीलिए 2024 में सिर्फ 24% ही रिकवरी हो पाई। 2023 में मैक्सिमम गया था 36%, 2022 में यह 23% रिकवरी थी, बाकी नहीं हो पाई। बाकी पैसा कहां से आ रहा था, कैसे आ रहा था और किस रूप में जा रहा था, इसके लिए एक क्षण के लिए सरकार जो कर्ज माफ करती है और जो कर्ज जिन्होंने लिया हुआ था और जो दिवालिया हो गए, इन तीनों कड़ियों को मिलाइएगा तो एक आंकड़ा और सुनिए। बीते 5 बरस में, यानी 2019 के मई महीने के बाद से लेकर 2024 के मार्च महीने तक 9,90,224 करोड़ रुपए, यानी 9 लाख करोड़, यानी तकरीबन 10 लाख करोड़ हो गए। 9,90,000 यानी 10 लाख करोड़ के लगभग सरकार ने माफ कर दिया। इस दौर में जो रिकवरी हो रही थी, ऐसा भी नहीं है कि रिकवरी इतनी शानदार थी जिस पे बैंक कह पाए कि अब हमारी किताब ठीक हो गई। सिर्फ और सिर्फ 1,85,000 करोड़ रुपए रिकवरी कर पाई, बाकी माफ करना पड़ गया। अब यहीं से असल सवाल शुरू होता है, तो फिर ये शेयर बाजार चल कैसे रहा है?